सबसे पहले बात बिहार की, क्योंकि बीड़ी जलाकर क्यों फंस गई है कांग्रेस, ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि बीड़ी जलाने से क्या वास्ता है और कांग्रेस के बीड़ी जलाने पर इतना बड़ा सियासी संग्राम क्यों उठ खड़ा हुआ है। गाली के बाद अब बीड़ी पर बीजेपी और जेडीयू को कांग्रेस पर हमले का मौका कैसे मिल गया है, इस सियासी सवाल पर हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस से डिबेट के लिए प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। लेकिन सवाल पहले क्यों मचा है, ये रिपोर्ट देखिए। दो दिन पहले मोदी सरकार की तरफ से जीएसटी रिफॉर्म में बड़ा बदलाव किया गया। बदलाव ये कि सिगरेट और तंबाकू पर टैक्स 28 से बढ़ाकर 40% कर दिया गया, तो वहीं बीड़ी पर टैक्स 28 से घटाकर 18% कर दिया गया। कांग्रेस को मौका दिखा तो भुनाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस की ये चाल उल्टी पड़ गई। पूरा माजरा आपको समझाएं उससे पहले ये दो तस्वीर देख लीजिए। पहली तस्वीर वो है जो केरल कांग्रेस की तरफ से ट्वीट की गई थी। ट्वीट में लिखा, बीड़ी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं, अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता। और दूसरी तस्वीर जिसमें कुछ ही देर बाद इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। जैसे ही केरल कांग्रेस की तरफ से ये ट्वीट डिलीट किया गया, बवाल शुरू हो गया। केरल से लेकर बिहार और दिल्ली तक सियासत गर्मा गई। कांग्रेस का दाव उल्टा पड़ गया और बीजेपी ने इस मौके को आसानी से लपक लिया। आगे बढ़े उससे पहले आपको केरल कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किए गए पोस्ट को जरा डिटेल में समझाते हैं। पोस्ट के साथ कांग्रेस ने एक डेटा चार्ट जारी किया था। डेटा चार्ट में दिखाया कि सिगरेट और सिगार पर टैक्स 28 से बढ़ाकर 40% कर दिया गया, वहीं बीड़ी पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया। दरअसल कांग्रेस ने बीड़ी को बिहार चुनाव से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस का यह दाव उस पर ही उल्टा पड़ गया। मामला बढ़ा तो सियासत ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी। बीजेपी जेडीयू के नेता कांग्रेस पर टूट पड़े, जमकर हमला बोला। तो आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने फिर से एक बार अपनी बिहार विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। उनके ऑफिशियल हैंडल से वो बिहार की तुलना और बिहारियों की तुलना बीड़ी से करते हैं। सोचे किस प्रकार की मानसिकता है। वैसे तो उन्होंने कहा है कि बी से बिहार है, बी से बीड़ी है, तो अगर ऐसा ही देखना है तो सी से कांग्रेस है और सी से करप्शन है, सी से कांग्रेस है और सी से किस प्रकार से केवल चाटुकारिता की राजनीति है। बिहार की पहचान बीड़ी और बिहार से है। अरे बिहार बुद्धिमान बिहार है। तेजस्वी यादव जी गेंद आपके पाले में है। क्या बिहार बीड़ी का पर्याय है? हिम्मत है तो केवल उम्मीदवार बनने के लिए राजनीति में चरण पादुका मत धोइए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, राहुल गांधी बार बार बिहार की जनता को अपमानित करते हैं, उनको इसका जवाब देना होगा। कांग्रेस की जो मानसिकता है और आज कांग्रेस ने जो ट्वीट किया केरला कांग्रेस ने कि बी का मतलब है बिहारी और बी का मतलब है बीड़ी, यानी उसने सभी बिहारी को बीड़ी से तुलना किया है। आप जानते हैं कि बिहार के लोग आत्मसम्मान के लिए जीते हैं। राहुल गांधी जी को और उनके पार्टी को जवाब देना चाहिए कि आखिर बिहारी को उन्होंने इस तरह अपमानित करने का काम क्यों किया। बिहारी को वो बीड़ी समझते हैं, इससे बड़ा दुखद घटना और बिहारी का अपमान नहीं हो सकता। पहले 28 अगस्त को महागठबंधन की तरफ से पीएम मोदी और उनकी मां को गाली और फिर कांग्रेस की तरफ से बिहार की बीड़ी से तुलना कांग्रेस को बड़ा सेटबैक दे सकता है। महागठबंधन ने वोटर अधिकार यात्रा के जरिए बिहार चुनाव में जितना माइलेज लेने की कोशिश की थी, वो अब बैक टू बैक दो सेल्फ गोल से फुस होता दिख रहा है। देखिए, ये मसला अब बिहारी अस्मिता का हो गया है, बिहारी प्राइड का हो गया, ठीक है। और इसी तरह का एक मसला 2015 के चुनाव के दौरान हुआ था, जब एनडीए को इसका नुकसान उठाना पड़ा था। सब रीजनलिज्म, नेशनलिज्म ये एक मुद्दा चुनावों में हमेशा रहता है और ये मुद्दा बिहारी प्राइड का हो चुका है, जिससे निजात पाना कांग्रेस पार्टी के लिए या महागठबंधन के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है। कांग्रेस एक के बाद एक गलत दांव चल रही है। ऐसे में सवाल यही है, क्या बिहार की बीड़ी से तुलना कर कांग्रेस ने फिर से सेल्फ गोल कर दिया? पहले गाली और फिर बीड़ी, क्या कांग्रेस ऐसे चढ़ेगी बिहार में सत्ता की सीढ़ी? क्या बीड़ी से बिहार की तुलना कर फिर से फंस गई कांग्रेस? और क्या बीड़ी का दाव कांग्रेस के लिए बड़ा सेटबैक होगा? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब बिहार का चुनावी परिणाम ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो
तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ अंशुल कुमार जी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बीजेपी से ऋतुराज सिन्हा जी हमारे साथ आ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। शुरुआत में सबसे पहले अंशुल कुमार जी आपके साथ करना चाहूंगी। सर, बिहार की बात हो रही है और जब बिहार की बात हो रही है तो सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, मतलब एक राज्य जो वहां के लोगों से बनता है, जो वहां उन लोगों की परंपराओं से, उनके विश्वास, उनकी अस्मिता से बनता है, एक गौरवशाली इतिहास से बनता है, उस राज्य की तुलना बीड़ी से हो रही है। देश की सबसे पुरानी पार्टी, नेशनल पार्टी कांग्रेस कर रही है। कब कांग्रेस पार्टी बिहारियों के इस अपमान पर माफी मांगेगी? नहीं, कोई अपमान तो वो सोच कल्पना भी नहीं कर सकती कोई अपमान करना। मैं खुद बिहार से हूं, मैं खुद पटना से हूं। ऋतुराज जी मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन हम सोच भी नहीं सकते कि कोई अपमान करे। देखिए, चर्चा का मुद्दा कुछ और है। जीएसटी का मुद्दा है, यहाँ पर आर्थिक अन्याय का मुद्दा है, वोट चोरी का मुद्दा है। वोटर अधिकार यात्रा जो हमने निकाली, वोट चोरी के आधार पर निकाली, और वहां पर आपने देखा जो हुजूम, जो भीड़, जो उत्साह देखने को मिली, वो सचमुच देखने लायक थी। क्योंकि किसी ना किसी तरह लोग वहां के यहां पर इस मुद्दे पे हमारा समर्थन कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि यहां पर वोट चोरी हो रही है। क्योंकि बिहार तो आप बहुत लोग जानते हैं कि बिहार राजनीतिक रूप से एक बहुत जागरूक एक राज्य है, और भी है, लेकिन बिहार खास तौर पर बच्चे बच्चे में जहन है राजनीति आपकी बात। आपने कहा कि जीएसटी की बात है, तो जीएसटी पर बात होती ना, आप प्रॉपर पॉइंट्स के साथ में वो आर्ग्यूमेंट करते। लेकिन अगर एक्स पोस्ट में ये लिखा है ब से बीड़ी, ब से बिहार, तो क्यों नहीं होगी ये तुलना? नहीं, आप मुद्दे से भटक रही हैं। आप हमारे सब पोस्ट पर ये हम लोग, मैं आर्थिक विषय पे ही बात करता हूं। सर, हम लगातार वो पोस्ट फ्लैश कर रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जो लिखा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो लगातार दिखा रहे हैं। मुझे पहले ये बताइए कि आपकी नजर में ये पोस्ट सही है या गलत है? मुझे एक लाइन में बताइए, सही या गलत? नहीं, मैं ये आपको मुद्दे की बात करता हूं। और जीएसटी जो एक अन्याय हुआ था इस मुल्क पर, एक आर्थिक प्रहार हुआ था, उसको थोड़ी सी सुधारने की कोशिश अगर की गई। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप 7-8 साल से कर क्या रहे थे? और एक तरह से सरकार की ने ये स्वीकार किया तो कि भाई हमारी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई है, इतनी बेरोजगारी है, निवेश हो नहीं रहा है, यहां पर मांग हो नहीं रही है, जीडीपी लुढ़कती चली जा रही है, यहां पर जो एमएसएमई थे, छोटे लघु उद्योग, वो सब खत्म हो चुके हैं, और यहां पर सुधार किया 8 साल बाद। तो हम क्या टिप्पणी हम करेंगे, और हम ये मुद्दों पे टिप्पणी करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं। आर्थिक अन्याय एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहार आप जानते हैं, यहां पर एक बेरोजगारी। मैं ऋतुराज जी के पास जाऊंगी और आपकी सब बातें मैं सुन रही हूं, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही कि ये सही है या गलत है। इसको डिसाइड करने में क्या प्रॉब्लम है? और अगर ये गलत नहीं था तो फिर ये पोस्ट डिलीट क्यों किया गया? कुछ तो गलती आप लोगों ने पाई होगी ना उसमें, जिस वजह से डिलीट किया। क्यों केरल कांग्रेस को वो पोस्ट डिलीट करना पड़ा? मीनाक्षी जी, जो मैं कह रहा हूं उस पे आप महत्व दे नहीं रही हैं। सर, आप ही का पॉइंट मैं ऋतुराज जी से पूछूंगी, आपके बिंदु मैं उनसे पूछूंगी। भाई मुद्दे जीएसटी का मुद्दा है भाई, मैं कह रहा हूं हर पोस्ट पे, हर ट्वीट पे आप देखिए मीनाक्षी जी, ठीक है, बात करेंगे तो जो गहरे मुद्दे, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनकी बातचीत कैसे हो पाएगी? आप छोटी छोटी बातें निकाल के आप करेंगे? नहीं, छोटी बात नहीं है सर। बिहार की बात है, बिहार की जनता की बात है। अगर बिहार की जनता को आप छोटी बात कह रहे हैं तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ उसके आगे में क्या। अरे फिर आप मेरी बातों में अपने शब्द डाल रही हैं। ठीक है सर, मेरे शब्द नहीं कह रहा हूं, आप मुझे बताइए एग्जैक्टली क्या मैं उसकी बात करूं। ठीक है, एक सेकंड मीनाक्षी जी, आप भी आप समझ रही हैं क्या है जो मुद्दा है, जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो आर्थिक अन्याय का मुद्दा है, जो वोट चोरी का मुद्दा है, उस पर बात करते हैं। सर, आज जब मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, एक सेकंड ऋतुराज जी, मैंने उनसे पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी इस बात पर माफी मांगेगी। उन्होंने साफ कहा कि इस बात को ही गलत तरीके से लिया जा रहा है। मुख्य मुद्दा कह रहे हैं वो जीएसटी है जिस पर हम बात कर रहे हैं। ऋतुराज जी, मुझे ये बताइए, क्या अब आज की तारीख में, नहीं एक सेकंड सर, सवाल सुनिए पहले, मुझे ये बताइए, क्या सब सारे सवाल और डिस्कशंस बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इन्हीं पर आके टिक जाएंगे? क्या आप कहां तक लेके जाएंगे अब इस मुद्दे को? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बात कहूंगा कि कांग्रेस पूरी तरह से बिहार और बिहारियों के विषय में इनसेंसिटिव है, असंवेदनशील है। और मैं 2-3 बातें आपके सामने रखूंगा। ये सिर्फ ब से बिहार और ब से बीड़ी का मुद्दा नहीं है। पिछले 15 दिन में ही आप देखिए तो जिस रेवंत रेड्डी जी ने बिहार के डीएनए को अपमानित किया, उस रेवंत रेड्डी जी को राहुल गांधी जी, कांग्रेस, आरजेडी, तेजस्वी जी बिहार लाए और उनका सम्मान स्वागत किया।
उनको क्षमा मांगने के लिए कहना चाहिए था, तो रेवंत रेड्डी जी का स्वागत कर रहे थे। एमके स्टालिन जी, जहां पे तमिलनाडु में बिहार के वर्करों को पीटा जाता है, जहां पे सनातन को उनके पुत्र डेंगू और मलेरिया से तुलना करते हैं, उनको बिहार में लाके उनको बिहार में स्वागत और सम्मान देते हैं माफी मांगने की जगह। कांग्रेस के मंच से, कांग्रेस के माइक से प्रधानमंत्री जी को मां की गाली दी जाती है, उनकी स्वर्गीय माता जी को गाली दी जाती है। क्षमा प्रार्थना करने के जगह पे उसमें भी सीनाजोरी करते हैं। तो एक नहीं में आपको अनेकों उदाहरण दे सकता हूं कि कांग्रेस पूरी तरह से बिहार के विषय में इंसेंसिटिव है, असंवेदनशील ऋतुराज जी, है। मेरी बात सुनिए। आपने मुझे सिलसिलेवार तरीके से कुछ नेताओं के नाम गिनाए। अभी मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बीजेपी के 10 नेताओं के नाम गिना सकती हूं जिन्होंने अलग अलग मंचों पर अपशब्दों का प्रयोग किया है। अब सवाल सर ये है कि जब चुनाव सर पर है, जहां पर जनता के मुद्दों की बात होनी चाहिए, जहां पर अगर जीएसटी पर भी सवाल तो सर सारा फिर इस समय चुनावों का ही है ना। उनका मुख्य सवाल यह है कि सिगरेट को आप 40% टैक्स के दायरे में डालते हैं लेकिन बीड़ी को नहीं डालते हैं। दोनों में क्या फर्क है? क्या फर्क था डिसीजन में? क्या फर्क था ये समझाइए लोगों को। क्या सिगरेट नहीं, सिगरेट से कम नुकसानदेह है बीड़ी? अब जीएसटी के पॉइंट पर आते हैं सर। क्या सिगरेट से कम नुकसानदेह है बीड़ी? क्या बीड़ी पीने से लोगों को नुकसान नहीं हो रहा है? आप मुझे एक बात स्पष्ट करने दें, सिगरेट क्या लघु उद्योग घर पे बैठ के बांधी जाती है तेंदुपत्ते से, या फिर ये बड़े मल्टीनेशनल बैठ के बनाते हैं देश में और बेचते हैं? फर्क यह है कि सरकार ने जो स्मोकिंग है उसके ऊपर कर लगाया है, जो बड़ी विदेशी कंपनियां जो सिगरेट बनाती हैं उस पर ज्यादा लगाया है, और घर पे बनने वाला जो टोबैको प्रोडक्ट है उस पर थोड़ा कम लगाया है। इसमें गलत क्या है? मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है, अगर जीएसटी पे बात करनी है तो आप बात ये करें कि 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं जीएसटी लेके आए? क्यों नहीं बाकी लोगों को मना पाए, बाकी प्रदेशों को, कि वो वन नेशन वन टैक्स के मापदंड पे आ जाए? ठीक है, दोनों ही दलों के अपने दावे हैं जीएसटी को लेकर, लेकिन जिस मुद्दे के साथ हमने शुरुआत की थी, क्योंकि बिहार में चुनाव नजदीक है और उन सब के बीच अगर जनता के मुद्दों और उनके इश्यूज से अलग बात बीड़ी, सिगरेट और लोगों की तुलना तक आकर अटक जाएगी तो बिहार के लोग बेहतर जानते हैं कि उन्हें इस पर क्या डिसीजन लेना है। फिलहाल धन्यवाद आप दोनों का हमें समय देने के लिए और इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और आइए अब आपको बता दें कि जिस बीड़ी को लेकर इतना सियासी बवाल हो रहा है उसको लेकर सरकार ने क्या फैसला लिया है। बीड़ी पर पहले 28% टैक्स लगता था, जिसे घटाकर 18% 18% कर दिया गया। वहीं बीड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले तेंदुपत्ता पर 18% का जीएसटी जो है घटाकर 5% कर दिया गया है। तो आइए अब आपको यह भी बताते हैं कि बीड़ी उद्योग का जो गणित है वो क्या है। देश में जहां बीड़ी से 50 लाख श्रमिक जुड़े हैं, तो वहीं बिहार में इनकी संख्या 10 लाख है और इसे बनाने वाले श्रमिकों में 90% महिलाएं हैं। घर खेती के साथ ये महिलाओं के लिए आसान होता है। औसतन 1000 बीड़ी के लिए 150 रुपए मजदूरी दी जाती है, जो काफी कम है। अब टैक्स कम होने से मजदूरी ज्यादा मिलेगी, खासतौर पर महिलाओं की आमदनी बढ़ सकती है और गांव में आमदनी बढ़ने से इकोनॉमी को मजबूती मिल सकती है। अब आपको बीड़ी का गणित समझाते हैं। देश में धूम्रपान करने वालों में 80% लोग बीड़ी का सेवन करते हैं। देश में बीड़ी सिगरेट की बिक्री का रेशो 8:1 है। 7.2 करोड़ लोग बीड़ी पीते हैं। सालाना खपत 400 अरब से लेकर 1 खरब तक है। वहीं रोजाना खपत 1 अरब है। तो ये ओवरऑल जो पिक्चर हमने आपके सामने रखी, इसीलिए सिगरेट और बीड़ी का जो एक अंतर आपको जीएसटी के प्रतिशत के दायरे में दिखाई दे रहा है, टैक्स के दायरे में दिखाई दे रहा है, जिस पर बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ताओं को अभी आपने लाइव भी सुना, तो यहां पर ओवरऑल ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। तो इसी गणित के इर्द गिर्द चुनावी राज्य में किस तरह से वोटर्स प्रभावित होंगे, बिहार की जनता क्या सोचेगी, वो इस पर देखना होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। अब रुख करते हैं आज की अगली खबर का। मुस्लिम वोटर्स की अगर बात करें तो इस पर आपको हम पूरी जानकारी अभी आगे देंगे, लेकिन आइए अब रुख करते हैं अगली खबर का। और जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि बिहार के आपको अलग अलग फैक्टर्स इस वक्त हम बता रहे हैं, कहां पर कौन सा दल किस तरह से प्रदर्शन कर रहा है, सीट शेयरिंग को लेकर क्या पेंच फंसा है। इस बीच कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के अपमान का मुद्दा जो है बिहार के अलग अलग हिस्सों में रैलियों में गूंज रहा है, प्रदर्शनों में गूंज रहा है।
लेकिन इन सबके बीच बिहार का मुस्लिम वोटर क्या सोच रहा है, इस पर देखिए खबर। जब तक शहाबुद्दीन जिंदा रहे सिवान में उनका एक तरफा दबदबा रहा। मुसलमान वोट एक तरफा शहाबुद्दीन के साथ था। यही वजह है कि जब तक वो रहे तब तक आरजेडी ने या तो शहाबुद्दीन को टिकट दिया या फिर उनकी पत्नी हिना शहाब सिवान से चुनाव लड़ी। लेकिन शहाबुद्दीन की मौत के बाद धीरे धीरे आरजेडी ने शहाबुद्दीन के परिवार से किनारा करना शुरू कर दिया। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को आरजेडी वापस अपने पाले में लेकर आई। कहा जा रहा है ओसामा सिवान के रघुनाथपुर सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। दरअसल इसके पीछे का पूरा गणित वोटों का है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने हिना शहाब को टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतरी। हिना शहाब को 2,93,000 वोट मिले और वो दूसरे नंबर पर रही। हिना शहाब जेडीयू की विजय लक्ष्मी से 92,000 वोटों से चुनाव हार गई। आरजेडी उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी को 1,98,000 वोट मिले। आंकड़ों से स्पष्ट है कि अगर आरजेडी हिना शहाब को टिकट देती तो जीत लगभग तय थी। इसी चुनाव से आरजेडी को समझ आ गया कि शहाबुद्दीन भले ही नहीं रहे, लेकिन मुसलमान वोट अभी भी उनके परिवार के साथ इकट्ठा है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव से पहले ओसामा को वापस आरजेडी में लाया गया। आइए अब आपको सीवान सीट का जातीय गणित समझाते हैं। सीवान में यादव 15 से 18% हैं, तो वहीं राजपूतों की संख्या करीब 12%। ब्राह्मण, भूमिहार समेत अन्य सवर्ण 10 से 15% के बीच है। दलित करीब 20%, तो वहीं मुस्लिम समुदाय 17 से 18% है। शहाबुद्दीन के परिवार का आरजेडी से चुनावी मैदान में ताल ठोकने से क्या असर होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ओसामा के चुनावी मैदान में उतरने से सीवान की रघुनाथपुर सीट हॉट सीट बन जाएगी। इस पर जेडीयू आरजेडी का क्या कुछ कहना है, ये भी सुन लीजिए। इस बार का चुनाव सीवान से 8 एनडीए की सीट जीत निश्चित है। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं और हमारे नेता शुरू से वो तो खोज के विकास करते हैं। आने वाले समय में आप देखिएगा कि जितने भी शहाबुद्दीन सोच के लोग हैं, जो प्रगतिशील सोच रखते हैं, वो आरजेडी के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। रहा रघुनाथपुर चुनाव की बात बोल रहे हैं, तो रघुनाथपुर चुनाव ओसामा 100% जीत दर्ज करेगा। सीवान जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। जिस रघुनाथपुर से ओसामा उतरने की तैयारी कर रहे हैं, वहां अभी भी आरजेडी का ही विधायक है। देखना होगा कि आरजेडी का यह दांव विधानसभा चुनाव में कितना कारगर साबित होता है। आइए अब आपको बताते हैं कि मुसलमानों का समीकरण बिहार चुनाव में इस वक्त क्या दिखाई दे रहा है। उसकी एक तस्वीर आपको यहाँ आंकड़ों में हम दिखा रहे हैं। आबादी 17% के आसपास है, 17.7% की आबादी। 87 सीटें ऐसी हैं जहां पर 20% की हिस्सेदारी है और इसके तहत ये वोट बैंक अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। और किस तरफ ये वोट बैंक जाएगा, इस आधार पर ये जरूर तय होगा कि कौन सी पार्टी, कौन सा गठबंधन आपको चुनावों में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को 87% मुसलमानों ने वोट दिया था, तो वहीं एनडीए के पाले में 13% मुस्लिम वोटर गए थे। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो महागठबंधन के पाले में 76% वोट गए थे। ओवैसी की एआईएमआईएम को 1.25%, तो वहीं एनडीए को 5% और लोक जनशक्ति पार्टी को 2% मुस्लिम वोट मिले थे। उपेंद्र कुशवाहा ने आज बिहार में शक्ति प्रदर्शन किया। करीब 10,000 कार्यकर्ता जुटाए गए। बीजेपी और जेडीयू को संदेश देने की कोशिश की कि इस बार कम सीटों पर मामला नहीं चलने वाला है। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के अंदर जो खींचतान मची है, उसमें दो पार्टियां एलजेपी और हमने तो सीटों पर अपना रुख साफ कर दिया है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अब तक खामोश थे। दरअसल सीट लेने से पहले कुशवाहा अपनी ताकत दिखाना चाहते थे और यही ताकत कुशवाहा ने आज पटना के मिलर ग्राउंड में दिखाई। पटना के मिलर ग्राउंड में कुशवाहा ने महारैली का आयोजन किया था। इस रैली में बिहार से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सभी कार्यकर्ता पटना में इकट्ठा हुए थे। रैली के जरिए चुनाव से पहले बिहार के कुशवाहा समाज को एकजुट करने की तैयारी की गई। दावा है कि इस कार्यक्रम में करीब 15,000 कार्यकर्ता जुटे थे। सीट बंटवारे की जो संख्या है वो भी सामने आएगी, लेकिन उससे पहले ये एक बड़ी महारैली राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से बुलाई गई है, जिसमें कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तमाम पदाधिकारी नेता इस वक्त मंच पर मौजूद है और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से
सीट शेयरिंग से पहले इस तरह का इतना बड़ा कार्यक्रम उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से बुलाया गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने की भी कोशिश है एनडीए में कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उपेंद्र कुशवाहा को मिले। रैली के बाद जब उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया कि सीटों के बंटवारे से पहले आपके शक्ति प्रदर्शन के क्या मायने हैं और आप एनडीए में कितनी सीटों की मांग कर रहे हैं, तो उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। हमने शक्ति प्रदर्शन के मकसद से कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया है। अब जिनको जो अर्थ लगाना हो लगाएं, लेकिन शक्ति प्रदर्शन मेरा मामला नहीं है। हमने कुशवाहा से ये भी पूछा गया कि आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि तैयारी सभी सीटों पर है। आगे क्या बोले ये भी सुन लीजिए। तैयारी तो लगभग सभी सीटों पर है। जहां हमारे गठबंधन के उम्मीदवार होंगे वहां उनकी मदद करेंगे, जहां हमारी पार्टी की उम्मीदवारी होगी वहां हम उसको जिताएंगे। तो तैयारी तो इस दृष्टि से सब जगह है। दरअसल लोकसभा चुनाव में कुशवाहा को एनडीए में एक सीट मिली थी, उसे भी वो हार गए थे। बाद में उन्हें राज्यसभा भेजा गया था, लेकिन विधानसभा का मामला अलग है। कुशवाहा को इस बार ज्यादा सीट चाहिए। यही वजह है कि पिछले दिनों जब उनसे सवाल पूछा गया तो सिर्फ इतना कहा कि अंदर की बात अंदर ही रहने दीजिए। वैसे ज्यादा दिन नहीं बचा है, उम्मीद है अंदर की बातें जल्द बाहर आ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बिहार में कुशवाहा समाज की अहमियत समझिए। अभय कुशवाहा लोकसभा में आरजेडी संसदीय दल के नेता हैं। कुशवाहा समाज से आते हैं सम्राट चौधरी बीजेपी नेता हैं और बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं। कुशवाहा समाज से आते हैं उपेंद्र कुशवाहा, लोकसभा चुनाव हारे लेकिन फिर भी राज्यसभा पहुंचे, ये भी कुशवाहा हैं। और उमेश कुशवाहा को नीतीश कुमार ने जेडीयू का बिहार अध्यक्ष बनाया। जाहिर है ये भी उसी समाज से आते हैं, तो ये इस वक्त वो अहमियत है जिस पर नजर की बनी हुई है। बीते दिन शो में हमने आपको मुंबई के पास बन रही एक सोसाइटी की खबर दिखाई थी। खबर ये कि सोसाइटी के विज्ञापन में हलाल शब्द का इस्तेमाल किया गया। कहा गया कि अगर आप इस सोसाइटी में फ्लैट लेंगे तो आपको अपने बच्चों के लिए हलाल माहौल मिलेगा। आरोप है कि ऐसे विज्ञापन धार्मिक आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। आज हमने मुंबई के भिंडी बाजार से लेकर कर्जत तक आम लोगों और बिल्डर्स से बात की तो कई चौंकाने वाली बात सामने आई। जब सोसाइटी में अपनी फैमिली के लिए प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज करने पड़े तो क्या वो सही है? सुकून एम्पायर में रीडिस्कवर करें ऑथेंटिक कम्युनिटी लिविंग, लाइक माइंडेड फैमिलीज जो सेम वैल्यूज शेयर करती हैं। किड्स बिल्कुल हलाल एनवायरनमेंट में सेफली ग्रो कर रहे हैं। एल्डर्स को रिस्पेक्ट और केयर मिलता है नेचुरली। प्रेयर स्पेसेस और कम्युनिटी गैदरिंग्स वॉकिंग डिस्टेंस में है। ये विज्ञापन हमने आपको कल भी दिखाया था। वजह यह है कि हलाल सोसाइटी का ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। किड्स बिल्कुल हलाल एनवायरनमेंट में सेफली ग्रो कर रहे हैं। किड्स बिल्कुल हलाल एनवायरनमेंट में सेफली ग्रो कर रहे हैं। आपको बताएंगे इस पूरे मसले का नया राजनीतिक एंगल क्या है, लेकिन उससे पहले सीधे कर्जत चलिए, उसी जगह पर जहां पर हलाल माहौल के विज्ञापन से जुड़ी हाउसिंग सोसाइटी बन रही है। मैं फिलहाल यहाँ पे नेरल कर्जत नाम की जो जगह है वहाँ पे खड़ा हूँ और आप मेरे पीछे एक पोस्टर देख सकते हो। ये पोस्टर है सुकून एम्पायर का। ये वही बिल्डिंग है या फिर वही कंट्रोवर्शियल जगह है जिसकी जो 38 सेकंड लॉन्ग एडवर्टीजमेंट आई थी कल, उसने एक तरीके से बवाल मचा दिया क्योंकि वहाँ पे हलाल शब्द का इस्तेमाल किया गया था और ऐसा कहा गया था उस एडवर्टीजमेंट में। हम जो एक्टर्स हैं उनको ये कहते हुए सुन सकते हैं कि कैसे जो लोग यहाँ पे घर लेंगे उनके बच्चे हलाल एनवायरनमेंट में और एक लाइक माइंडेड एनवायरनमेंट में बढ़ेंगे। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो जगह है सुकून एम्पायर, जो कि इस बिल्डिंग का परपेटेड नाम है, इसका कंस्ट्रक्शन अभी शुरू होना बाकी है। जो बोर्ड आप देख सकते हो इसके पीछे कंस्ट्रक्शन शुरू होगा, बट फिलहाल पीछे अब तक कुछ बना नहीं है तो इसका कंस्ट्रक्शन शुरू होना बाकी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हलाल इस बिल्डिंग का नाम नहीं बट हलाल एक ऐसा टर्म है जिसको इस्तेमाल करके एक तरीके से इसकी मार्केटिंग करने की कोशिश की गई है। इसके ऊपर बहुत सारे क्रिटिसिज्म पॉइंट्स आ रहे हैं, ना बस सुकून होम बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए बट इवन महाराष्ट्र रेरा के लिए, दैट इज महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिनको क्रिटिसिज्म मिल रहा है लाइसेंस देने के लिए ऐसे बिल्डर्स को जिन्होंने लोग ही कम्युनल एंगल यूज किया अपने फ्लैट्स को मार्केट करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर समझ लीजिए कि विवाद है क्या। इस विज्ञापन को सुनिए। सोसाइटी में अपनी फैमिली के लिए प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज करने पड़े तो क्या वो सही है?
सुकून एम्पायर में रीडिस्कवर करें ऑथेंटिक कम्युनिटी लिविंग, लाइक माइंडेड फैमिलीज जो सेम वैल्यूज शेयर करती हैं। किड्स बिल्कुल हलाल एनवायरनमेंट में सेफली ग्रो कर रहे हैं। आखिर बच्चों को हलाल माहौल क्यों चाहिए? सुकून एम्पायर जिस बिल्डर का प्रोजेक्ट है उससे तो हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन करजत में कई दूसरे बिल्डरों ने क्या कहा, जरा सुनिए। विज्ञापन की वजह से काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। यहाँ पे जो सुकून एम्पायर नाम की जो बिल्डिंग है जिसकी एडवर्टीज़मेंट वायरल हो गई, 38 सेकंड की एडवर्टीज़मेंट है जहाँ पे क्योंकि हलाल शब्द का इस्तेमाल बहुत बार हुआ है तो इसको एक कम्युनल लाइन पे भी देखने की बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं। आप अगर बैंक से लोन लेते हो बिल्डर का फ्लैट बाय करने के लिए तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है टेक्निकली, विच इज़ हराम इन इस्लाम। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे बिल्डर उसके खुद के तरफ से एक EMI स्कीम निकाला है जिसको हलाल बोलते हैं, जिसमें जो बिल्डर है वो मंथली इंस्टॉलमेंट एक क्लाइंट से अपना ठहरा रहता है 15, 20,000, 25,000, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। इसको बोलते हैं हलाल स्कीम। इसके अंदर कोई विवाद का मुद्दा नहीं है या ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी को देना है। हाँ बिल्कुल, उसके अंदर वो नाम है हलाल वर्ड का कुछ लोगों ने गलत यूज़ करा है और कुछ अलग माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ममतापुर में। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको लेना है तो आप भी ले सकते हो ना, आपको मांगता है आप भी ले लो इंटरेस्ट फ्री में। हाँ। तो इसी का मतलब हलाल है। बट डजंट इट शो कि ये किसी एक कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने की ज्यादा कोशिश है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी आके ले सकता है। आप भी वेलकम है उसके अंदर। अब मेरी भी साइड चलो, मेरे तो वैसे चल रहा है विदाउट इंटरेस्ट में। इनको पहले तो ये कोई हलाल मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अलग से कुछ ऐसा डाला गया है। हलाल का विदाउट इंटरेस्ट है। ये बिल्डर EMI उसको सिर्फ हलाल में ऐसा दिखाया गया कि मुसलमान इंटरेस्ट फ्री में चले। ज्यादा की वजह क्या है, भाई मस्जिद है, कब्रिस्तान है, इसके लिए आदमी जाता है ताकि मेरा आगे का बंदोबस्त रहे। मशान भूमि हर जगह। आप नेरल छोड़ के अगर एरिया में किधर बोलोगे मुसलमान को क्या फ्री में फ्लैट देते, वो नहीं रहेगा, क्योंकि उसको ना मस्जिद मिलेगी ना कब्रिस्तान मिलेगा। वो क्यों रहेगा उधर? रहेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी जो जरूरत है वो तो पूरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भाई मरने के बाद तो कब्रिस्तान में ही जाना है, तो किधर दफन करेंगे? दो तर्क दिए जा रहे हैं। पहला तर्क ये कि हलाल शब्द का इस्तेमाल उस स्कीम को लेकर किया गया है जो इंटरेस्ट फ्री है, और दूसरा तर्क ये कि मुसलमान को एक ऐसी जगह चाहिए जहां मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो। लेकिन बात कुछ समझ में आई नहीं। एक बार फिर विज्ञापन को फिर से देखिए और सुनिए। सोसाइटी में अपनी फैमिली के लिए प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज करने पड़े तो क्या वो सही है? सुकून एम्पायर में रीडिस्कवर करें ऑथेंटिक कम्युनिटी लिविंग, लाइक माइंडेड फैमिलीज जो सेम वैल्यूज शेयर करती हैं। किड्स बिल्कुल हलाल एनवायरनमेंट में सेफली ग्रो कर रहे हैं। आगे कोई निष्कर्ष निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुंबई के भिंडी बाजार में मुस्लिम समाज के लोगों ने खुद ही इस विज्ञापन की धज्जियां उड़ा दी। देखिए, आजकल तो ऐसा है कि काफ़ी जगह सबको अलाउड है, तो ये अलाउड ही रहना चाहिए। ऐसा कुछ लाना नहीं चाहिए हिंदू मुस्लिम का। सबको घर बेचो, सब एक साथ मिलजुल के रहे, वही अच्छा है। ये आज तो हम लोग रहते हैं डोंगरी के अंदर, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब साथ में है। हमारा बिजनेस है यहाँ सारा मार्केट के अंदर, तो सब साथ में ही बिजनेस करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब खाली खुद की एडवर्टाइजमेंट और खुद का माल बेचने के लिए उन लोग कर रहे हैं बस। यानी आप ऐसा मानते हैं कि धर्म के नाम पर यहाँ पर जो ये चीजें की जा रही हैं, कि धर्म के नाम पर घर बेचे जा रहे हैं, प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, सरासर गलत है? गलत ही है ना। धर्म के नाम पे कोई कुछ भी मत करो, सब मिलजुल कर रहो। काय को माहौल खराब करते हो, काय को सब नुकसान करने का काम करते हैं आप लोग। जब तक अगर सब भाईचारगी एक मिलके नहीं रहेंगे तो उस वक्त तक है ना हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। जिस टाइम पे क्या भाई ये तुम हिंदू लोग को मत दो रूम रेंट पे या उनको बेचो मत, और हिंदू लोग का अगर कुछ ऐसा टाउनशिप या वो बनता है कि भाई तुम मुसलमानों को मत दो, तो ये सब सरासर गलत है ना। चीज़ हिंदू मुस्लिम करना मेरे हिसाब से गलत है। कि हम सब एक ही मिल के रहेंगे तो बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने ये भी बताया कि यहाँ पर भी हम एक साथ मिल के रहते, हर त्यौहार साथ में मनाते, चाहे ईद हो या दिवाली हो। उनका भी हमारे यहाँ आना जाना है, हमारा भी उनका वहाँ आना जाना है। इस बीच महाराष्ट्र के 2 और मंत्रियों ने इस विज्ञापन को गलत बताते हुए कार्रवाई की बात कही है। शासन ने बहुत ही गंभीरता से उसकी दखल ली है और तुरंत उसके बारे में अहवाल मंगाया। अगर कहीं पे भी राज्य में किसी जाति को लेके, किसी भाषा को लेके अगर ऐसे इमारतें बांधी जा रही रहेगी या लोगों को अगर बेची जाती रहेगी तो उसकी दखल राज्य शासन गंभीरता से लेगी और ऐसे करने वाले के ऊपर कार्रवाई करेगी। हलाल वलाल टाउनशिप को हम मान्यता नहीं देंगे, उसका हलाल पूरा बाहर निकाल देंगे और वो हलाल वाला बोर्ड भी निकाल देंगे, और हलाल के नाम पे कोई स्कीम नहीं बनेगी, हलाल के नाम से कोई टाउनशिप नहीं बनेगी।
मानवाधिकार आयोग ने पहले ही इस मामले में धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर रखा है। किड्स बिल्कुल हलाल एनवायरनमेंट में सेफली ग्रो कर रहे हैं। बात अब अगली खबर की जो गोरखपुर से है, लेकिन वहां से जो आवाज उठी उसका असर सीमा पार इस्लामाबाद तक जरूर हुआ। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में खास कार्यक्रम में तीनों सेनाओं के प्रमुख अनिल चौहान पहुंचे। उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ भी थे। दोनों ने ऐसा क्या कहा जो पाकिस्तान को चुप गया? देखी दंग रही जाते देश के ही लोग सब योगी जी के संग जब मोदी जी चलते हैं। अरे सबको पछाड़ी करी धारा पर गिराई करी योगी जी हमारे आगे बढ़त चलत हैं। साजी के केसरिया रंग मन में उमंग धारी योगी जी हमारे जंग जीता न चलत हैं। साजी के केसरिया रंग मन में उमंग धारी योगी जी हमारे जंग जीता न चलत हैं। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर की ये तस्वीर बेहद खास है। बेहद खास इसलिए क्योंकि यहाँ CDS यानी भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख अनिल चौहान मौजूद हैं और जिस विषय पर चर्चा चल रही है वो है ऑपरेशन सिंदूर। हमारी सेना पे पाकिस्तान की सेना का आक्रमण होता है तो जवाबी कार्रवाई करने के लिए पूर्ण तरह जो छूट दी गई थी, यह छूट इसी के लिए नहीं थी, यह छूट जो है ऑपरेशनल प्लानिंग, टारगेट सिलेक्शन, टाइमिंग वगैरह के लिए भी दी गई थी। तो ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकवादी हमलों के खिलाफ सिर्फ एक बदला लेना नहीं था। मेरे ख्याल से इसका उद्देश्य हमारे धैर्य की एक नई रेड लाइन को अंकित करना था। सैन्य तैयारी का आंकलन इस आधार पर होता है कि हम तत्काल खतरों और भविष्य में आने वाली चुनौतियों का किस तरह से सामना कर सकते हैं। राज्योकृत्य सेना दुर्ग राजधानी च वस्तविकम बलम, इसका मतलब है किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक मजबूत सेना और किलाबंद राजधानी होना अनिवार्य है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर जबरदस्त प्रहार किया। योगी बोले, पाकिस्तान अराजक देश है, एक ऐसा देश जो पूरी तरह खोखला हो चुका है। और आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी कि कोई भी राष्ट्र बाह्य रूप से असुरक्षित हो और आंतरिक रूप से उसमें अगर उपद्रव हो तो राष्ट्र अराजक कहलाता है। और अराजक राष्ट्र बहुत शीघ्र समाप्त हो जाता है। यानी अराजक राष्ट्र की स्थिति वैसे ही होती है जैसे आज आप पाकिस्तान की स्थिति देखते होंगे। पूरी तरह अंदर से खोखला हो चुका है, अस्त व्यस्त हो चुका है। ये अराजकता किसी भी राष्ट्र को दुर्गति के कगार पर ले जा करके उसके अस्तित्व के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है। गोरखनाथ मंदिर में ये आयोजन ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 56वीं और महंत अवैधनाथ की 11वीं पुण्यतिथि के मौके पर किया गया, जो कि 11 सितंबर तक चलेगा। कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। अब बात करते हैं उस तस्वीर की जो पिछले 24 घंटों में बार बार देखी जा चुकी है। आपने सुना होगा ये बयान, लोग कई बार अपना काम आसान बनाने या गलत को सही ठहराने के लिए भी कहते हैं चाचा विधायक हैं हमारे। लेकिन महाराष्ट्र में जो हुआ उसमें बात विधायक या मंत्री से ऊपर उठते हुए डेप्यूटी CM तक जा पहुंची है। उनको मदद करने का ही काम है। मिनिस्टर आपके साथ बोल रहा हूँ, मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोल रहा हूँ, मैं आदेश देता हूं कि इसको रुकवा। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और अफसर की ये बातचीत वायरल हो गई। हुआ यूं कि करमला की DSP अंजना कृष्णा सोलापुर के मधु तालुका के कुर्दू गांव में मिट्टी का अवैध खनन रुकवा रही थी, लेकिन तभी वहां मौजूद NCP के लोग उनसे बहस करने लगे और दबाव डालने के लिए सीधे अजित पवार को फोन लगा दिया। फिर क्या था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवार ने अधिकारी को लाइन पर ले लिया। चीफ मिनिस्टर आपके साथ बोल रहा हूँ, मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजित पवार जी का फोन आया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है, उसको अपने को प्राधान्य देना है। मेरा नाम बताओ उनको।
सर वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। 1 मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बताती हो। सर मुझे कैसे पता है आप सर समझ रही है सर जो आप बोल रही है समझ। डिप्टी सीएम पवार ने लाख कोशिश की लेकिन अधिकारी को कार्रवाई रोकने के लिए राजी नहीं कर पाए। तब उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है सर, मैं यहाँ से बोल देता हूँ। ठीक है सर, मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना। ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मेरे तो कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? कौन है? सर मुझे पता नहीं है ना सर, मैं सिर्फ यही बोल रही। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। सर समझ रही है वो आप बोल रही है जो नंबर दे दो मुझे, मैं डायरेक्ट आपको देता हूँ। ठीक है सर, 944। आपका नंबर दे दो ना सर। 944 944। सर एक काम कीजिए, आप मुझे डायरेक्टली कॉल वगैरह नहीं है तो 944। एक और बात बता दीजिए तो मैं करेंगे, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, हम भी रिकॉर्डिंग करेंगे ना। सुनो। हाँ यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू। आपको कॉल आएगा। डिप्टी सीएम की बातचीत जिस दिशा में बढ़ रही थी उसे देखते हुए कार्यकर्ताओं की उम्मीदें भी बढ़ने लगी। कार्यकर्ता बोले आपके पास कॉल आई। थोड़ी देर में कॉल आ भी गई। आईएएस अधिकारी अंजना कृष्णा के सामने वीडियो कॉल पर डिप्टी सीएम अजित पवार थे। पवार की पार्टी के कार्यकर्ता सांस रोके इस दृश्य को देख रहे थे। आप भी देखिए, ऐसा दृश्य लोकतंत्र में सामान्य नहीं है। तहसील ऑफिस से जो भी कार्रवाई के लिए बोला है वही हमें कुछ नहीं करना जाहिर है महाराष्ट्र में विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को हथियार बना लिया। अजित पवार कुठे गेला तुमचं डिसिप्लिन कोणासाठी आहे? अजित पवार कितने अनुशासित है ना, कहाँ गया उनका अनुशासन? वो अपनी पार्टी के चोरों को बचाने के लिए उसे डांट रहे हैं। राज्याच्या तिजोरीला चुना लावणं। तुम्ही अर्थमंत्री आहात। मुझे लगता है अजित पवार जी कभी भी अवैध काम के लिए, गलत काम के लिए किसी अधिकारी को डांटने वाले अधिकारी नहीं है, डांटने वाले मंत्री नहीं है, हमारे नेता नहीं है। तो मुझे लगता है अजित पवार जी के जो कुछ फोन उन्होंने किया था, मैंने भी देखा रात को उसको, तो उन्होंने जो फोन किया था वो आने वाला जो कार्यकर्ता, आने वाला व्यक्ति, इसको न्याय मिलने के लिए फोन किया, लेकिन उधर ये था कि वो अवैध रूप से कोई उत्खनन था। तो दोनों में फिर वो संवाद हुआ, उसका एक वायरल आया हुआ है, वीडियो वायरल हुआ है। तो मुझे लगता है कई बार ऐसा होता है कि सामने की स्थिति हमें मालूम होती नहीं। अब सिस्टम के साथ पब्लिक का टकराव होता है तो अक्सर किसी का नाम लेकर असर पैदा करने की कोशिश की जाती है। मसलन जानते नहीं मेरे चाचा विधायक। इस बार मामला विधायक और मंत्री से ऊपर डिप्टी सीएम तक पहुंच गया। 1 मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बताती हो। आज शिक्षक दिवस है। सिर्फ देश भर के शिक्षकों और बच्चों के लिए नहीं बल्कि हर माँ बाप के लिए शिक्षक की भूमिका बड़ी होती है। आज सवाल इंडिया का ये भी है कि तेज भागती दुनिया और कठिन प्रतियोगिता के बीच बढ़ रही इस दुनिया में हमारे बच्चे जैसे पढ़ रहे हैं, क्या वो सही दिशा में बढ़ रहे हैं? पेरेंट टीचर मीटिंग से आगे भी हमारे मन में शिक्षकों के प्रति कोई सवाल आता है क्या? आपको सुनाते हैं करीब 200 साल पहले अमेरिकी राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन ने अपने बेटे के टीचर को चिट्ठी में क्या लिखा था। शिक्षक दिवस पर बेटे के टीचर को लिंकन का वो ऐतिहासिक पत्र। आदरणीय गुरुजी, मेरा बेटा आज से स्कूल की शुरुआत कर रहा है। क्या आप उसका हाथ पकड़कर वो सब सिखाएंगे जो उसे जानना होगा, जो उसे सीखना होगा? अगर आप ये कर सकते हैं तो उसे सिखाएं कि हर दुश्मन के साथ एक दोस्त भी होता है। उसे सीखना होगा कि सभी मनुष्य न्याय के साथ नहीं होते। उसे ये भी सिखाएं कि जहां दुनिया में बुरे लोग हैं, वहीं एक अच्छा नायक भी होता है। जहां कुटिल नेता हैं, वहीं एक समर्पित लीडर भी होता है। यदि आप कर पाएं तो उसे सिखाएं कि अपनी मेहनत से कमाए गए 10 सेंट की कीमत बेकार में मिले $1 से कहीं ज्यादा है।
उसे सिखाएं कि स्कूल में नकल करके पास होने से कहीं ज्यादा सम्माननीय है फेल हो जाना। उसे सिखाएं कि कैसे शालीनता से हार को स्वीकार करना है और जब जीत हासिल हो तो कैसे उसका आनंद लेना है। उसे सिखाएं नरमी और कोमलता से पेश आना। उसे कठोर लोगों के साथ थोड़ा सख्त होना भी सिखाएं। यदि आप कर सकते हैं तो उसे ईर्ष्या से दूर रखें। उसे सिखाएं कि जब वो दुख में हो तो कैसे मुस्कुराए। उसे सिखाएं कि आंसुओं में कोई शर्म की बात नहीं है। असफलताओं में गौरव, सफलता में भी निराशा हो सकती है। उसे पागल सनकियों का उपहास करना सिखाएं। उसे बताएं कि किताब में कितने अनंत रहस्य छुपे हैं। साथ ही उसे पक्षी, धूप, फूल, पहाड़ के बारे में भी सोचने दें। उसे बताएं कि एक दिशा में जा रही भीड़ के पीछे ना चलें। कभी किसी भी कीमत पर अपनी आत्मा का सौदा ना करें। प्रिय शिक्षक, आप देखें कि सबसे बेहतर क्या कर सकते हैं। वो इतना प्यारा है, छोटा बच्चा है, वो मेरा बेटा है। आपका अब्राहम लिंकन। इस चिट्ठी के संदेश सिर्फ एक स्टूडेंट तक ही सीमित नहीं है, आम जिंदगी में भी ये एक बड़ी शिक्षा देती है।